नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए हेल्थ हैंडबुक का 8वां चैप्टर लेकर आया हूँ। अगर आपने इसके पुराने भाग नहीं देखे तो लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप उन्हें देखें जिससे आपको ये कहानी और भी अच्छे से समझ में आए। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। सुजिन का पूरा बायां हाथ सचमुच धूल में बदल गया, जो वास्तव में अवास्तविक लग रहा था। अगर उसके बाद उसे होने वाला दर्द ना होता तो सुजिन को लगता कि वह बस सपना देख रहा था। भयानक दर्द के कारण सुजिन जमीन पर एक गेंद की तरह सिकुड़ गया, लेकिन उसके दिमाग ने उसे बताया कि वह यहाँ ऐसे नहीं लेटा रह सकता, क्योंकि धनुष वाला शैतान अभी भी उसके आसपास ही था। अब आराम करने के लिए रुकना निश्चित रूप से उसकी खुद की मौत का कारण बन सकता था। अपने जिंदा रहने की चाहत के कारण वह बहुत दर्द के बावजूद भी दौड़ता रहा। वह बहुत ही अस्त व्यस्त दिख रहा था, लेकिन जब किसी की जान दांव पर लगी हो तो कौन परवाह करता है कि आप अच्छे दिख रहे हैं या नहीं। उसके हाथ से खून नहीं निकल रहा था, जो शायद एक वरदान था। किसी कारण से उन चमकों के कारण उसके हाथ की त्वचा राख में बदल गई थी। घाव ऐसा लग रहा था जैसे उसे जला दिया गया हो, लेकिन उसमें से बिल्कुल भी खून नहीं निकला, वरना इतने बड़े घाव से जितना खून बहता उससे वह सदमे में चला जाता और शायद वह खून की कमी से मर जाता। लेकिन वह राक्षस सुजिन के पीछे नहीं भागा। उसने सिर्फ सुजिन की ओर इशारा किया और उसके पीछे से काले रंग के दो लोग आए और सुजिन की ओर भागने लगे। उसी समय दो अन्य काले रंग के लोग चूई के पीछे भाग रहे थे। राक्षस बस इत्मीनान से चलता जा रहा था। सुजिन जोर जोर से सांस ले रहा था और वह मुश्किल से ही सांस भी ले पा रहा था, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। उसके कंधे का दर्द चरम पर था, इसीलिए यह वास्तव में पहले जितना असहनीय नहीं लग रहा था। मैं बस ऐसे ही दौड़ता नहीं रह सकता। मेरा शरीर इससे ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा, और अगर मैं अचानक ताकत खोकर गिर पड़ा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे आराम करने के लिए जगह ढूंढनी होगी। सुजिन अपने शरीर को अच्छी तरह से जानता था। पिछली बार जब उसने 1 मील से ज्यादा दौड़ लगाई थी तब वह छात्र था। पिछले 2 सालों में उसने सिर्फ दफ्तर में ओवरटाइम काम किया था या अपने तहखाने में सोया था, इसीलिए उसका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत खराब स्थिति में था। यह बात कि वह इतनी बड़ी चोट के बावजूद इतने लंबे समय तक दौड़ने में सक्षम था उसे खुद भी हैरान कर रहा था। उसका पीछा कर रहे 2 लोग अभी भी उसके पीछे थे, इसीलिए उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शुक्र है कि आगे खेत था। मौसम की मार झेलने के बाद खेत में सिर्फ उसका ढांचा ही बचा था, लेकिन यह उनके लिए उसे देखने से रोकने के लिए काफी था। वह जल्दी से मुड़ा और खेत में घुस गया। उसने मुश्किल से अपना संतुलन बनाया था। उसने सुना था कि उसके पीछे 2 लोग उसे पकड़ने आ रहे हैं। जब वह एक कोने में छिप गया और बाहर झांका तो उसे एहसास हुआ कि वह उन 2 लोगों को जानता था जो उसके पीछे भाग रहे थे। वे लिनिवो और उसके पिता थे। यह वह राक्षस नहीं है, उसने मन में सोचा, और मन ही मन राहत की सांस ली। अगर उसका पीछा करने वाले लोग उस राक्षस जैसे होते तो शायद उसकी मौत निश्चित थी। शांत होने के लिए उसने 2 गहरी सांसें ली और फिर अपना चाकू बाहर निकाला। वह एक जंग लगा चाकू नहीं था जो उसे पहले घर में मिला था। यह वह धारदार चाकू था जिसे आंटी ने पूरे समय धार देती रही थी जब वह बेहोश था। अब उसके पास मारने के लिए पर्याप्त धारदार चाकू था, इसलिए उसने अपनी आंख सिकोड़ ली ताकि वह देख सके कि दूसरे 2 लोग क्या कर रहे हैं। जब सुजिन अचानक उसके सामने से गायब हो गया तो उन्होंने तुरंत अपना ध्यान खेत की तरफ केंद्रित कर दिया। वे दोनों एक दूसरे से दूर खड़े हो गए ताकि कहीं सुजिन उन पर अचानक हमला ना कर दे। लेकिन जब वे दोनों खेत में गए तो भौचक्के रह गए, क्योंकि उन्हें सुजिन कहीं भी नहीं मिला। खेत खाली थी और उनके आसपास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं बाहर जाकर देखूंगी,
आप उसे यहीं ढूंढिए, लिनियो ने अपने पिता से कहा। उसकी आवाज का लहजा बहुत ही भावहीन था। ऐसा लग रहा था जैसे दो रोबोट एक दूसरे से बात कर रहे हों। लिनियो खेत से बाहर निकल गई, जबकि उसके पिता खेत के चारों ओर इधर उधर घूमने लगे। लेकिन जब वे खेत के एक कोने में पहुंचे तो उन्होंने चलना बंद कर दिया, क्योंकि वहां घास का एक छोटा सा ढेर था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। तब वह चुपचाप घास की ढेर की ओर चला और अपनी बाहों को गर्म करने के लिए घुमाया। लेकिन जैसे ही वह घास को हटाने के लिए झुका, उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर कुछ गिरा है और उसकी गर्दन पर कुछ ठंडा, उसकी गर्दन से कुछ बहने लगा और उसकी उंगलियां उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सूजी ने अपना चाकू अच्छे से पकड़ा और बाहर की ओर देखा, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि लिनियो को पता ना चल जाए कि खेत में क्या हुआ था। इससे पहले कि वे दोनों खेत में प्रवेश करते, वह उनकी नजरों से बचने के लिए खेत में बनी एक छोटी सी कोठरी की छत पर चढ़ने में कामयाब हो गया था। उसने चाकू को अपने मुंह से पकड़ रखा था और अपने एक हाथ और दो पैरों का उपयोग छत की बीम पर लटकने के लिए किया था। बीम बरसात के मौसम के कारण सड़ चुकी थी, इसीलिए सूजिन को लग रहा था कि यदि उसे वहां अधिक समय तक रहना पड़ता तो वह ठीक उनके सामने गिर जाता। शुक्र है कि उनमें से एक खेत से बाहर निकल गया, इसलिए उसने जल्दी से नीचे कूदकर पिता को मारने का मौका लिया। आंटी ली का चाकू वाकई बहुत तेज था और उसने उसे बहुत जल्दी मार दिया। उसे शुरू में डर था कि वह पिता को जल्दी और चुपचाप नहीं मार पाएगा, क्योंकि वह केवल एक हाथ का उपयोग कर सकता था। अगर यहाँ कोई हंगामा हुआ और लिनियो वापस आ गई तो वह उन दोनों से एक साथ नहीं निपट पाएगा और निश्चित रूप से मरने वाला वही होगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक चाकू और गले पर एक चीरा ही लगा। लिनियो के पिता भी जवाबी हमला नहीं कर पाए और जमीन पर गिर पड़े। सूजी ने ब्लेड पर हरे रंग का तरल पदार्थ देखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। हालांकि उन्हें पहले से यह अंदाजा था कि लिनियो और उसका परिवार इंसान नहीं थे, लेकिन हरे रंग के तरल पदार्थ ने साबित कर दिया कि उसका अनुमान सही था। सूजिन का लिनियो से सीधे लड़ने का इरादा नहीं था। वह उसके पिता को मारने के लिए काफी भाग्यशाली था, क्योंकि उसका पिता यहाँ अनजाने से पकड़ा गया था। सूजिन में लिनियो से आमने सामने की लड़ाई लड़ने का आत्मविश्वास नहीं था। उसने चाकू को अपने मुंह से पकड़ा और फिर छत पर चढ़ा, एक पत्थर उठाया और उसे खंभे की एक तरफ पटका। पत्थर की जोरदार आवाज ने लिनियो का ध्यान आकर्षित किया और वह खेत में चली गई। उसने खुद को उसकी नजरों से दूर रखते हुए जल्दी से खेत की दूसरी तरफ चढ़ने का मौका लिया। उसी समय लिनियो ने अपने पिता का शव देखा। वह भाग गया। लिनियो की आंखों में बिल्कुल भी दुख नहीं था। वह बिना पीछे देखे खेत में बाहर चली गई। एक बार जब उसे पता चल गया कि सूजिन किस दिशा में गया है, तो वह फिर से उसके पीछे दौड़ने लगी। उस छोटे से ब्रेक की बदौलत सूजिन को थोड़ी ऊर्जा वापस मिल गई थी। उसे जो अभी इतना एक्स्ट्रा टाइम मिला था, उसका मतलब यह भी था कि उसे अब ज्यादा तेज दौड़ने की जरूरत नहीं थी। यह पहली बार था जब सूजी ने किसी को मारा था, और सामान्य तौर पर उसके लिए यह स्वीकार करना बहुत कठिन होना चाहिए था कि उसने क्या किया था। लेकिन जब जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना करना पड़ा, तो उसे खुद को यह बताकर इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए मजबूत होना पड़ा कि उसने अभी जिसे मारा वह एक राक्षस था, जो अब इंसान भी नहीं था। थोड़ी देर बाद सुजिन पहाड़ की तलहटी पर पहुंच गया। पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं था और शिखर से शायद 300 फीट से भी कम की दूरी थी। चांद की रोशनी में वह मोटे तौर पर एक मंदिर की आकृति देख सकता था। उसने समय बर्बाद नहीं किया और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ाई शुरू करने के कुछ समय बाद उसने अपने पीछे कुछ कदमों की आवाज सुनी। उसने अपना चाकू हाथ में पकड़ लिया और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। कदमों की आवाज करीब आती गई। अचानक कोई उसके सामने आया और सूजिन ने अपना चाकू उठाया, लेकिन उसे नीचे नहीं लाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति वास्तव में चोई था। चोई, भाई सू, तुम ठीक हो? चोई खुश और आश्चर्यचकित था।
उसने देखा था कि कैसे सूजिन का हाथ सचमुच राख में बदल गया था और उसने सोचा कि सूजिन निश्चित रूप से मर चुका होगा। वह यह देखकर खुश था कि सूजिन न केवल बच गया था बल्कि उससे पहले पहाड़ पर भी पहुंच गया था। इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। क्या अभी कोई तुम्हारे पीछे भाग रहा था? सूजिन ने पूछा। चुई ने सिर हिलाया और उसकी नजरें खो गईं। सूजिन ने उसकी बाहों पर एक जाना पहचाना सा हरा तरल पदार्थ देखा और उसके कंधे थपथपाए। तुमने उसे मार दिया? वे दो थे, लिन्यू का माँ और छोटा भाई। मैंने उन्हें खुले मैदान में फुसलाया, फिर मैंने उन दोनों को मार डाला। चुई ने कहा। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और वह अचंभित था। पहली बार किसी व्यक्ति की जान लेना एक ऐसी चीज थी जो किसी भी व्यक्ति में डर पैदा कर देती थी, भले ही उस व्यक्ति को युद्ध में प्रशिक्षित किया गया हो या नहीं। लिनियो की माँ और छोटा भाई दोनों बहुत कमजोर थे। वे सिर्फ एक साधारण बच्चा और अधेड़ उम्र की महिला थी जिनके पास कोई तकनीक या ताकत नहीं थी, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। चुई ने दुखी होकर कहा, अगर वे दोनों शक्तिशाली राक्षस होते तो शायद उसे उनकी जान लेने के बारे में इतना दोषी महसूस नहीं होता। दो राक्षसों को मारना जो खुद से कमजोर थे और फिर इंसानों जैसे दिखते थे, चुई को भावनात्मक उथल पुथल में डाल दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसने वास्तव में एक बच्चे और एक महिला को मार दिया है। मुझे नहीं पता कि वे क्या हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से इंसान नहीं थे। क्या आपने कभी हरे खून वाले इंसान को देखा है? क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो दशकों बीत जाने के बाद भी बुढ़ा या मरा ना? इसके अलावा वे तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए तुम्हें अपना बचाव करना था। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सूजी ने चुई के चेहरे पर पाया और उम्मीद जताई कि चुई खुद को संभाल लेगा। भाई सू, तुम्हारा हाथ कैसा है? चुई ने सूजिन के कंधे को देखा और हैरान रह गया। जहां हाथ होना चाहिए था वहां काला पड़ा घाव वाकई भयानक दिख रहा था। सूजिन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर चुई की ओर चाकू बढ़ाया। तुम इसे पकड़ सकते हो। अब मेरे पास सिर्फ एक हाथ है, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। चुई ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जब सूजिन ने उसे चाकू लेने के लिए सिर हिलाया तो उसने सूजिन से चाकू ले लिया। तो क्या हम पहाड़ पर चढ़ना जारी रखें? हाँ, मुझे उम्मीद है कि दोनों दिग्गज पहले ही वहां हैं। यह अच्छा नहीं, लेकिन हमारी रक्षा के लिए किसी और की तलाश करना अब एकमात्र विकल्प है। सूजिन को पता था कि उसकी खुद की हालत इतनी खराब थी, अगर उसने अपने घाव को सड़ने दिया तो यह निश्चित रूप से बदतर होने वाला था। यह पहले से ही काफी खराब था, इसीलिए अगर यह खराब हो गया तो वह संक्रमण से मरने वाला था। जैसे ही सूजिन ने उसे पहाड़ पर चढ़ने की मदद की, सूजिन ने फिर से हैंडबुक पढ़ना शुरू कर दिया। उसने रात भर में कई बार इसे बाहर निकाला था, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इस बार उसकी आंखें तुरंत चमक उठी, क्योंकि अंदर कुछ नया लिखा हुआ था। घंटियों की आवाज या मौत की आवाज है, लेकिन यह उम्मीद की आवाज भी है। अंधेरे में छाया हमलावर है, लेकिन वह शिकार भी है। इस रास्ते पर कैसे चलना चाहिए जो ऊपर नीचे और गोल गोल घूमता रहता है। हैंडबुक में जो अंतिम सामग्री थी वह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ तो थी। हालांकि सामग्री थोड़ी अधूरी थी और फिर पहेली की तरह लग रही थी। इसका मतलब क्या है? क्या यह एक पहेली है? चुई हार गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि हैंडबुक उन्हें रात में बचने के तरीके के बारे में स्पष्ट जानकारी देगा। लेकिन सूजिन ने कभी भी हैंडबुक पर भरोसा नहीं किया था कि वह उन्हें स्पष्ट और सीधा जवाब देगा। इसके अलावा हैंडबुक की नई सामग्री उसे कुछ कुछ सुराग दे रही थी। उसने इन शब्दों का यथावत तोड़ना शुरू किया। ये शायद पहाड़ पर मंदिर से आने वाली घंटियों की आवाज के बारे में थी, मृत्यु की आवाज। शायद फैंटेसी टाउन के भीतर होने वाली अचानक और भयावह परिवर्तन यह दर्शा रही थी। जबकि आशा की आवाज शायद वही थी जिसका सूजिन ने पहले अनुमान लगाया था। एक बार जब घंटियां चौथी बार बजती हैं तो यह पागल रात आखिरकार खत्म होने वाली थी। चूंकि पहली दो पंक्तियां गहरे अर्थ रखती थी,
इसलिए अंतिम दो का भी शायद कुछ मतलब था। हमलावर भी पीड़ित है। सुजिन की आंखें धीरे धीरे चमकने लगी, मानो वह इस रहस्य को समझने में कामयाब हो गया।